बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर के नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो कल जब हम सेशन ले रहे थे उस वक्त आपको बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये सबसे पहले डिस्कवर किया था ऑयस्टेड ने, और इसका जो कन्वर्स है वो डिस्कवर किया था फेराडे ने। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि करंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है चेंज का। सिंपली ये है कि करंट बस प्रेजेंट होना चाहिए, करंट फ्लो कर रहा होना चाहिए किसी कंडक्टर में से, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप करंट प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना चाहिए। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है या कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फिर करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये अमूमन जो है इस यूनिट के अंदर मैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस जो करंट है वो इकट्ठा मेंशन कर रहा हूँ, तो ये इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि इंड्यूस करंट और ईएमएफ ये यूं समझिए कि लाजमो मलजूम है। जहां इंड्यूस ईएमएफ होगा वहां पे लाजमन इंड्यूस करंट भी होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ लिखूं या इंड्यूस करंट लिखूं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ होगा तो लाजमी तौर पे वहां पे फिर करंट भी प्रोड्यूस होगा और उस करंट का नाम होगा इंड्यूस करंट। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जरूरी है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये फैराडे ने डिस्कवर किया था। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है ये आप तीन तरीकों से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक तो ये है कि आप मैग्नेट को रेस्ट पे रख दें और जो कॉइल है उसको आप मूव करवाना शुरू कर दें। यानी ये मैग्नेट आपके पास नॉर्थ पोल इधर पड़ा है, साउथ पोल इधर पड़ा है, नॉर्थ पोल से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं। तो ये अब ये आपके पास सामने कॉइल है, तो इस कॉइल को आप टू एंड फ्रो मोशन करवाएं, लेफ्ट राइट मोशन करवाएं, तो आप देखेंगे कि जब आप इस कॉइल को यहाँ करीब ले आते हैं तो इसके अंदर से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जब आप इसको दूर ले जाते हैं तो इससे पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मिनिमम हो जाता है। तो इस तरीके से कॉइल की जो मोशन आप करवा रहे हैं उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये जो आपके पास सिंगल टर्न है, सिंगल लूप है, इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और उसके रिस्पांस में इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। और ये जो सिंगल टर्न होती है जो आपके पास एक एक चक्कर है, इसको फैंटोम मैग्नेट भी कहा जाता है। लेकिन शर्त यह कि इसमें से करंट का पास होना जरूरी है, यानी कि आपके पास सिंगल टर्न है, ये एक चक्कर है आपके पास और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो अब आपके पास एक सिंगल लूप है, सिंगल टर्न है, ये अब आपका फैंटोम मैग्नेट कहलाता है। फैंटोम मैग्नेट। और ये ऐसा मैग्नेट होता है जो लीस्ट थिकनेस का होता है, यानी इसकी थिकनेस लीस्ट होती है, सबसे कम थिकनेस जो है वो फैंटोम मैग्नेट की होती है। और फैंटोम मैग्नेट अगर आपको पूछ ले कि क्या चीज़ है तो आपने ये बताना कि एक सिंगल जो चक्कर होता है, एक सिंगल टर्न जो होता है, एक सिंगल लूप जो होता है वो आपका फैंटोम मैग्नेट होता है। इसके बाद दूसरी तरीका ये है इंड्यूस में पैदा करवाने का कि आप कॉइल को रेस्ट पे रख दें और मैग्नेट को मूव करवाएं। बिल्कुल वही तरीका जिस तरह अभी हमने कॉइल को मूव करवाया था, अब आप कॉइल को रेस्ट पे रख दें और मैग्नेट को मूव करवाना शुरू कर दें। मकसद ये है कि कॉइल में से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको चेंज करवाना है। जब तक वो चेंज होता रहेगा तब तक उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी और तब तक उसके रिस्पांस में इंड्यूस करंट भी फ्लो करता रहेगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों को रेस्ट पे रख दें, यानी मैग्नेट और कॉइल दोनों ही रेस्ट पे हैं, एक दूसरे के लिए स्टेशनरी है, लेकिन आप इस कॉइल को घुमाते रहें, इस कॉइल को इस तरीके से इधर घुमाते रहें ऐसे। अब ये चूंकि थ्री डायमेंशनल चीज़ है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कॉइल सामने पड़ी है और ये घूम रही है इसके सामने, यानी कभी तो ये जो इसका एरिया ये बिल्कुल ऐसे सामने आ जाएगा यूं, और कभी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैग्नेटिक फ्लक्स में से चेंज होता रहेगा। तो जब तक किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी अगर अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्पीड है चाहे मैग्नेट की चाहे कॉइल की, वो स्पीड आप बढ़ा दें। यानी जितना फास्ट एंड फास्ट मूव करवाएंगे आप कॉइल को या मैग्नेट को उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और इसके अलावा आप कॉइल की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वो डिक्रीज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी कॉइल की तो तब भी करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये करंट है जो फ्लो कर रहा है उस कॉइल के अंदर से और ये उस कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है V इक्वल टू आई आर, ये इक्वल है इंड्यूस ईएमएफ के। इसके अलावा आप इंड्यूस ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हैं, आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो भी ज्यादा होगा। और इसके अलावा मोशन ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है, मोशन भी आपने फर्स्ट करनी है। और इसके अलावा आप लूप जो है वो आप सिंगल टर्न को रिप्लेस कर दें नंबर ऑफ टर्न के साथ, यानी कि ऐसा ऐसी कॉइल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टर्न हो, तो ये काम करने से आप जो करंट है वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट वो आप ज्यादा कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ नाम से इधर है कि जब आपकी कॉइल जो है या कंडक्टर जो है वो मोशन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा, तो फिर जाहिर है जब वो मूव करेगा तो उसमें से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस ईएमएफ हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, यानी इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर को आपने लाजमन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ये एक फिगर है जिससे आप बड़े फेमिलियर हैं, ये आप देखें, मैं ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करें और ये जो है कंडक्टर है जो कि आप मूव करवा रहे हैं यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब मूव करेगा आप देखें, जब ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, और जब आप इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे तो आप इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो पास करेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से टू एंड फ्रो जब आप मूव करवाते रहेंगे तो इसमें से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता रहेगा या कम होता रहेगा और चेंज होता रहेगा, तब तक इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा होती रहेगी। मोशनल ईएमएफ के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है वी बी एल साइन थीटा। और अगर आप मैक्सिमम
ईएमएफ चाहते हैं तो फिर जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से आपके पास जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा मोशनल ईएमएफ का, वो आएगा ई एप्सिलॉन या इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल। ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है मोशनल ईएमएफ के केस में। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कन्वर्स ऑफ ओस्टेड डिस्कवरी। ओस्टेड ने कहा था कि जब किसी कॉइल में कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसका जो कन्वर्स था वो फैराडेज ने डिस्कवर किया था कि जब किसी कंडक्टर को आप चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर भी एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, और उसके रिस्पॉन्स में फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। उसका जो फार्मूला दिया इसने वो आपके पास है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, और आगे है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 5b लिखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है वो प्रोड्यूस करवा रहा है ईएमएफ। और ये चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जितना ज्यादा आप टाइम के लिहाज से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और जितने ज्यादा उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। ये जो शुरू में नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और इसके लिए एक पूरा लॉ मौजूद है जो इस नेगेटिव साइन को डिस्कस करता है, और वो है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि जब किसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, मतलब ये मैं एक मैग्नेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये यूं समझे कि मैं इधर टूवर्ड्स राइट लेके आ रहा हूँ और सामने एक यूं कॉइल पड़ी हुई है ये, ठीक है। इस कॉइल के साथ आपने कोई चीज़ अटैच की हुई है, कोई बल्ब अटैच किया हुआ है, कि देखते हैं कि जब ये मैग्नेट मूव करता है तो क्या इस कॉइल में से करंट फ्लो करने की वजह से ये हमारा बल्ब रोशन होता है या नहीं होता, ये आप चेक करना चाहते हैं। तो सपोज जो मैग्नेट है वो मैं टुवर्ड्स राइट लेके आ रहा हूँ, तो जब राइट लेके आऊंगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, और ये इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से पैदा होगी कि इसके रिस्पांस में पैदा होने वाला करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। और ये कल हम देख चुके हैं कि सॉलिनॉइड में जब करंट, आप सॉलिनॉइड को सामने रखें और आपकी जो कर्ड फिंगर्स हैं ये आपके करंट को शो करती हैं, डायरेक्शन को शो करती हैं, और जो थंब होता है आपके राइट हैंड का वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब आपका मैग्नेट आ रहा है टूवर्ड्स राइट तो फिर करंट की डायरेक्शन लाजमन सॉलिनॉइड जो आपके सामने पड़ा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यूं ये। तो जब इधर ऊपर की तरफ होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सॉलिनॉइड जो आपके सामने पड़ा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, तो अपनी फिंगर जो है वो कर्ल करके ऊपर की तरफ करें तो आपका जो थंब है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। इसका मतलब है इस कॉइल का ये वाली जो साइड है ये बिहेव कर रही है नॉर्थ पोल, और ये वाली साइड जो है वो साउथ पोल। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो सॉलिनॉइड का नॉर्थ पोल बना है ये इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा। ये है लेंज लॉ। लेंज लॉ यही कहता है कि किसी मैग्नेट की मोशन की वजह से किसी सॉलिनॉइड के अंदर या किसी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है और उसके रिस्पांस में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो अपनी डायरेक्शन ऐसे सेट करता है कि वो अपने सोर्स को अपोज करना चाहता है। यानी यही जो मैग्नेट है जो कि टुवर्ड्स राइट आ रहा है, सामने वाला जो लूप का हिस्सा है वो भी नॉर्थ के तौर पे बिहेव करेगा और वो उसको अपनी तरफ नहीं आने देगा, अपोज करेगा अपनी तरफ आने से, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट वापस जाने की कोशिश करेगा, ये मैग्नेट वापस जाने की कोशिश करेगा, यानी पीछे आप लेके जा रहे हैं, तो फौरी फौरी तौर पे इस कॉइल के अंदर जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फौरी रिवर्स हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ हो जाएगी ये। अब जब नीचे की तरफ हो जाएगी तो हमने हमेशा जो अपनी कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं उनको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना होता है, और हमारा थंब जो है वो बताता है कि नॉर्थ पोल की तरह है। तो अब इस केस में हमारा नॉर्थ पोल ये बन जाएगा और साउथ पोल ये बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो इस कॉइल का जो फेस है वो फौरी बदल गया है और साउथ बन गया, और अब आपको पता है कि साउथ और जो नॉर्थ है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब करीब आ रहा था मैग्नेट तब भी इसने अपोज किया, करीब नहीं आने दिया, नॉर्थ बन गया, और जब वो दूर जा रहा है तो अब दूर भी नहीं जाने दे रहा, अब ये साउथ बन गया है ताकि उसको अट्रैक्ट करे। यानी दोनों केसेस में अपोज कर रहा है, मैग्नेट की मोशन को अपोज कर रहा है। जब करीब आ रहा था तो नॉर्थ बन के उसको रिपेल किया, और जब ये मैग्नेट आप दूर लेके जा रहे हैं तो ये फौरी तौर पे साउथ बन गया और उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कि दूर ना जाओ। तो ये है नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस जो कि लेंज लॉ ने प्रेजेंट की थी। और ये भी याद रखें कि लेंज लॉ जो है ये इंड्यूस करंट से रिलेटेड है, इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड नहीं है। फैराडे लॉ जो है वो इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड है, लेकिन लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस करंट से रिलेटेड है। वो करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि वो अपने सोर्स को अपोज कर सके। लेंज लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट को आप मूव करवा रहे हैं तो इसका मतलब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वर्क जो आप कर रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी आप जो यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जाया नहीं हुई, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताता है कि आप जो एनर्जी है वो आपकी जाया नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो आप अपने हाथ से मैग्नेट को मूव करवाने में कंज्यूम कर रहे थे वो अपीयर हो गई एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो कॉइल सामने पड़ी हुई थी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, और उसके रिस्पांस में करंट प्रोड्यूस हुआ, और उस करंट से आप कोई भी बल्ब या फैन या कोई मोटर जो है वो आप चला सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इसलिए लेंथ लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसमें जो आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो जाया नहीं होती बल्कि वो अपीयर हो जाती है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये है कि आपके पास दो कॉइल आमने सामने आपने रखी हुई है, एक कॉइल के अंदर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो
सामने पड़ी हुई जो कॉइल है उसके अंदर, क्योंकि फैराडे लॉ में ये कहता है कि जब कभी भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो लिहाजा अगर इस कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाते हैं, और उसका तरीका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जाहिर तौर पर देखने में ये आपको डीसी बैटरी नजर आ रही है, लेकिन ये साथ में एक रियोस्टेट भी नजर आ रहा है। इस रियोस्टेट को लगाने का मकसद ये है, रियोस्टेट हमें पता होता है वेरिएबल रेजिस्टर होता है, यानी आप अपनी मर्जी से इसके रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर तो सिर्फ डीसी बैटरी लगी होती तो फिर इसने कांस्टेंट पोटेंशियल देना था। हालांकि एक हमारे पास एसी सोर्स होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एसी सोर्स जो है ये आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है इस तरह। ये पॉइंट टू पॉइंट इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही थी, यानी यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर जीरो, और फिर मैक्सिमम, और फिर जीरो। अल्टरनेटिंग सोर्स होता तो फिर अंडरस्टूड था कि हमारा जो करंट है या हमारे जो वोल्टेज है वो अल्टरनेट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, डीसी सोर्स लगाया हुआ है, तो ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा और कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन साथ में रियोस्टेट ने हमारा काम कर दिया है। रियोस्टेट से आप इसकी रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस चेंज होने से ईएमएफ या जो वोल्टेज है वो आपके चेंज होते रहेंगे, और इस तरीके से आपका करंट भी चेंज होता रहेगा। जब इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होता रहेगा तो उस करंट के वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होता रहेगा। जब जब करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती रहेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहेगी, और यही हमें चाहिए होता है किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए। तो जब इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल के अंदर, तो सेकंड वाली जो कॉइल है जिसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, और ये फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल दो चीजों की वजह से इसका नाम है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी कॉइल, ये एनएस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कॉइल के करंट पे। जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल का करंट होगा उसके लिहाज से सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उसके रिस्पांस में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करके एम लगाया, जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है। ये नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, या क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, कॉइल्स आपस में कितनी क्लोज हैं, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल, यानी ये अंदर आपने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर सोलिनोइड के अंदर क्या रखा हुआ है। इसका जो यूनिट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, एम का, वो है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और ये वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को हेनरी कहा जाता है। अब फैराडे लॉ को अगर आप यूज करते हैं और आप इंड्यूस ईएमएफ देखना चाहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितनी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई है प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने से, तो आप फैराडे लॉ को यूज करें। फैराडे लॉ हमने पढ़ा है माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। ये एन आप अंदर ले जाएं तो ये बनेगा डेल्टा एन फाइव ओवर डेल्टा टी। तो ये अभी हमने ये लिखा है एन फाइव जो है वो किसकी इक्वल है, एम आई पी, तो इसकी जगह ये लगा दिया, और इस तरीके से आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुई है वो इक्वल आ गई एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और डेल्टा आई पी का मतलब है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर टाइम के लिहाज से करंट कितना चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ का मतलब है कॉइल एक ही है अपने आप में। तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि आप चाहें तो यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा सकते थे, ठीक है, और एसी सोर्स हमें पता है कि पॉइंट टू पॉइंट या टाइम टू टाइम वोल्टेज इसके इंक्रीज हो रहे होते हैं, अल्टरनेट हो रहे होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे आता है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आपने डीसी सोर्स लगाना है तो फिर साथ रियोस्टेट लगाना होगा। रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे, जिससे आपके जो वोल्टेज है वो चेंज होते रहेंगे, और इस तरीके से इस कॉइल में पैदा होने वाला जो करंट है वो चेंज होता रहेगा। मकसद ये है कि जब तक इस कॉइल में से करंट चेंज होता रहेगा तब तक इसके वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, और जब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक फैराडे लॉ में ये कहता है कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है, क्योंकि फैराडे लॉ में वो जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है कि वो अपने सोर्स को अपोज करती है, ये है सोर्स। और ये इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी चेंज इन करंट की वजह से, और उसके रिस्पांस में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो अपने सोर्स को अपोज करेगी, इसलिए इस ईएमएफ को कहा जाता है बैक ईएमएफ, यानी अपने सोर्स को सपोर्ट नहीं करती बल्कि अपने सोर्स को अपोज करती है। तो चूंकि ये सिंगल कॉइल है तो लिहाजा इसको आप लिखेंगे कि जो फ्लक्स में चेंज है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे। यहाँ पे आप आईपी या आईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉइल ही एक है। पिछले के साथ हमने एनएस और आईपी वगैरह इसलिए लगाया क्योंकि दो कॉइल्स थी। और इसमें जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो एल है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये भी एम की तरह नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल पे, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल के अपने कोर के अंदर क्या रखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये पेपर में भी एक दफा आया हुआ था, एल जो है वो पूछा जाता है कि एल का एन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो एल जो है वो एन स्केयर पे डिपेंड करती है। कुछ लोग यहाँ से देखते हैं तो वो समझते हैं कि एल जो है वो सिंपली एन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एल जो है वो एन स्केयर पे डिपेंड कर रहा है। वो इसलिए कि ये जरा आप इस फिगर पे गौर करें तो ये हमारे पास एक सॉलिनाइड है, ये जो आपको कॉइल नजर आ रही है ये एक सॉलिनाइड है। इसको इंडक्टर कह लें, कॉइल कह लें, सॉलिनाइड कह लें, एक ही बात है। तो असाइनमेंट भी आपकी ये पहली है कि आपने प्रूव करना है कि वाकई जो एल है वो एन स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो हिंट मैंने दे दिया है, एक तो ये वाला फार्मूला यूज करना है जो भी पड़ा है, एन फाइव इक्वल टू एल आई। दूसरा क्योंकि ये सॉलिनाइड है तो सॉलिनाइड के लिए हमने कल पढ़ लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सॉलिनाइड वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है और प्रूव कर देना है कि जो एल है वो एन स्केयर के प्रोपोर्शनल है। बाकी क्या टर्म्स आती हैं उन्हें छोड़ें आप, एन स्केयर आपने किसी तरीके से लेके आना है, और कैपिटल एन लेके आना है, क्योंकि कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो छोटा एन है ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ है। छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको अंडरस्टैंड करना होता है। इसका यूनिट भी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है या हेनरी है। अब कॉइल के अंदर अपने ही करंट के चेंज होने की वजह से
जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है जिसको हमने बैक ईएमएफ कहा है वो कितना है, वो आपके पास ये है, इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। ये भी ऐसे ही बिल्कुल डिराइव किया है फैराडे लॉ से, जैसे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये हमारा बेसिक फैराडे लॉ है। तो मैंने माइनस डेल्टा एन को अंदर शिफ्ट कर दिया, वो डेल्टा टी, और ये जो एन फाई है ये हमारा किसके इक्वल है, ये एल आई के इक्वल है, तो लिहाजा माइनस एल आई ओवर डेल्टा टी। एल चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो लिहाजा ये बाहर आ गया, अंदर रह गया डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला बन गया। जो कोर मटेरियल होता है वो आपने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखना होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें से जो मैग्नेटाइज आसानी से हो सकता है, यानी जब करंट फ्लो करता है इसमें से और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उसे रखते हैं तो उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है, तो ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। डायमैग्नेटिक भी होते हैं, ये आगे हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये 5 किस्म के मटेरियल्स हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है ताकि ये खुद को मैग्नेटाइज कर सके। बैक ईएमएफ क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होगी, ये तो हमारा नुकसान कर रही है, हमारे तो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, हमारी एनर्जी जाया कर रही है, ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है, ये हमारे वोल्टेज को अपोज कर रही है, हम इससे ज्यादा काम लेना चाहते थे कॉइल से, इसने खाम खा प्रोड्यूस होकर हमारा नुकसान कर रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, थोड़ा कंपैरिजन माइंड में रखा करें, इससे पहले हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देख चुके हैं, वो हमारे पास था 1/2 CV स्क्वायर, और फिर जब हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी तो वो आई थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बिल्कुल मिलता जुलता ही है, वहां पे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हुई थी स्टोर, और यहाँ इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वहाँ पे CV स्क्वायर था, तो चूंकि कैपेसिटर था तो उसकी कैपेसिटेंस सी थी, तो यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर की इंडक्टेंस एल होगी, और वहाँ पे वोल्टेज थे V स्क्वायर, बैटरी ने वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करवाए थे, यहाँ पे इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा ये बिल्कुल सेम जो रिजेंबलेंस है वो आप इनके दरमियान मेंटेन कर सकते हैं। एनर्जी के हवाले से इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो 1/2 LI स्क्वायर होगा, जबकि कैपेसिटर के अंदर 1/2 CV स्क्वायर था। अब इसके हवाले से अगर हम देखना चाहें कि एनर्जी जो डेंसिटी आई थी कैपेसिटर के केस में वो थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसे इंडक्टर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। फर्क ये है कि इसमें एप्सिलॉन नॉट न्यूमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो डिनोमिनेटर में है, ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी उसमें भी दो ही टर्म थी, उसमें परमिटिविटी या फ्री स्पेस थी, यहाँ पे परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस है। वहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ई स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो लिहाजा B स्क्वायर। बाकी ये जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, ये उस वक्त है जब आपकी सॉलिनॉइड के अंदर कोर खाली पड़ी है, आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, बस हवा है या वैक्यूम है। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल रखते हैं, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, तो अच्छा ये क्वेश्चन आया कि हम फेरोमैग्नेटिक क्यों यूज करते हैं, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही देखें कि कैपेसिटर के अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हमारे लिए हेल्पफुल होता है, वो पोलराइजेशन जो है वो उसकी एबिलिटी रखता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है और हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और हमारे जो जिस पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है। अच्छा, अगर आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है कोर के अंदर, तो फिर आपने यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे आप रिलेटिव परमिटिविटी ऐड करते थे, तो यहाँ पे आप रिलेटिव परमिएबिलिटी वाला एक फैक्टर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट के साथ, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे आपने म्यू नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये एनर्जी डेंसिटी है म्यू बी, और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी थोड़ा डिफरेंस है। एनर्जी डेंसिटी और चीज़ है, एनर्जी और चीज़ है। एनर्जी को जब आप यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। अच्छा जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास इक्वल आती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो फिर B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, ये दोनों, यानी जो टोटल एनर्जी डेंसिटी आपके पास बनेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो ये बनती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो ज्यादा कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा होता है, कुछ जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रहा होता है, तो दोनों की वजह से जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो यही आएगी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये आपके असाइनमेंट आपने प्रूव करना है, क्योंकि यू ई भी आपने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यू ई आपने ऐसे पढ़ा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यू बी अभी हमने पढ़ा है वो है 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। बस आपने टोटल करना है, यू ई प्लस यू बी कर देना है, तो आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, जो कि आपने प्रूव करना है कि इक्वल टू दिस है। नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि आपने एक इसमें रिप्लेसमेंट करनी है, वो है ई इज इक्वल टू C B, ये वाली आपको जहाँ पे जरूरत पड़ी आपने रिप्लेसमेंट कर लेनी है। यहाँ से आपको एक और बात नजर आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड की निस्बत, क्योंकि देखें मैग्नेटिक फील्ड को आप C से मल्टीप्लाई करें तब जाके वो ई के इक्वल हो रहा है। जैसा कि आपके पास एक नंबर एक साइड पे 100 है और दूसरी साइड पे है 50 × 2, तो आप देखें कि एक तरफ ये फैक्टर है, फर्ज करें ये ई है, ये फैक्टर सी है और ये फैक्टर बी है, तो आप इसका इसके साथ कंपेरिजन करें तो ये कितना छोटा बनता है, यानी 2 कितना छोटा है 100 के मुकाबले में। तो बिल्कुल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से, और कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, सी टाइम, यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ एसी जनरेटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाता है। इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, कॉइल चूंकि मूव कर रही होती है, यानी कि कॉइल की मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होती है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कॉइल के अंदर जनरेटर की जो कॉइल है
वो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि आप तीन तरीकों से किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा सकते हैं या इंड्यूस ईएमएफ पैदा करवा सकते हैं। एक तो ये कि कॉइल को टू एंड फ्रो मूव करवाएं, दूसरा ये कॉइल रेस्ट पर अपने मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करवाएं, और तीसरा तरीका ये था कि आप इनको दोनों को स्टैटिक रखें लेकिन कॉइल को घुमाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे वो तीसरे वाला तरीका यूज हो रहा है कि मैग्नेट जो है वो फिक्स्ड है, कॉइल भी अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन कॉइल को उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाया जाता है। तो जब कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट होती है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कभी उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास करने लग जाता है और कभी बिल्कुल मिनिमम फ्लक्स पास करने शुरू कर देता है। तो जब कॉइल ऐसी ओरिएंटेशन में होती है, जब उसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर होता है, तो उस वक्त उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। क्योंकि जब फ्लक्स मैक्सिमम है, ये देखें फर्क करें, ये कॉइल की ओरिएंटेशन और इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम है, तो इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम क्यों है वो देखें। रीजन ये है, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। तो जब कोई चीज मैक्सिमम होती है, यानी कोई नंबर है मैक्सिमम फाइव, तो डेल्टा फाइव का मतलब है चेंज इन फाइव, तो इसका चेंज तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमेशा आपने चेंज कैसे फाइंड करनी है, मैक्सिमम में से आपने उस इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी वो माइनस करनी होती है। तो चूंकि हमारे जो इंस्टेंट हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉइल की वो पोजीशन जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो लिहाजा फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा और इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि जब कॉइल आपकी ऐसी ओरिएंटेशन में आती है कि उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होता है, तो उस वक्त उसमें से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही होती है वो मिनिमम हो रही होती है। और इसका कन्वर्स कर लें कि जब कॉइल ऐसी ओरिएंटेशन में होती है कि जब उसमें से फ्लक्स मिनिमम पास कर होता है, तो फिर उसमें इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि चेंज जो है वो अब मैक्सिमम है। किसी भी इंस्टेंट पे कॉइल के अंदर पैदा होने वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, नवाब। कॉइल में जो टॉर्क था वो हमने देखा था कल, नियाब था, NIAB। और ये सिंपल सा टर्म बनी है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। वहाँ पे नियाब था, यहाँ पे नवाब आप याद रख लें। तो एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की, और ओमेगा जो है ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे वो रोटेट कर रही है मैग्नेट के अंदर, और ए जो है एरिया ऑफ कॉइल है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर रोटेट कर रही है, और साइन थीटा जो है ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का और कॉइल की डायरेक्शन के साथ। तो जब साइन 90 होगा यहाँ पे, तो साइन 91 होता है, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम पास करेगा। और ये साइन 90 कब बनेगा, जब कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी कॉइल, तो उस वक्त एंगल 90 बन रहा होगा और फ्लक्स उस वक्त मिनिमम पास कर रहा होगा। जब फ्लक्स मिनिमम पास कर रहा होगा तो चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होगा और इंड्यूस ईएमएफ भी आपकी मैक्सिमम होगी। ये थोड़ा फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स को माइंड में रखिएगा। फ्लक्स और चीज है, चेंज इन फ्लक्स और चीज है। फ्लक्स मैक्सिमम है तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो मिनिमम है, जब फ्लक्स मिनिमम है तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। बैक ईएमएफ ये अभी ऊपर सॉलिनॉइड के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक ईएमएफ क्या चीज़ है। जब किसी सॉलिनॉइड में, कंडक्टर में, कॉइल में आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसे प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, तो करंट जैसे जैसे चेंज होता है जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, और वो इंड्यूस ईएमएफ फैराडे लॉ के मुताबिक ऐसी डायरेक्शन में पैदा होती है जो अपने इस सोर्स को अपोज करती है। तो ऐसी ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पे मोटर की एग्जांपल दी हुई है कि मोटर जब आप चलाते हैं तो शुरू में, चूंकि ये अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ ग्राफ, तो ये करंट का ग्राफ है। तो जब आप बिल्कुल मोटर का बटन ऑन करते हैं, ये अब माइक्रो सेकंड से भी ज्यादा बारीकी में हम चले गए हैं, ठीक है। तो उस वक्त देखें तो करंट बिल्कुल जीरो है। करंट जीरो, इसका मतलब है कि अभी तक मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। तो इसका मतलब है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी जीरो है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का ताल्लुक है चेंज इन करंट के साथ और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो लिहाजा जब आप जस्ट मोटर को स्टार्ट करेंगे बैक ईएमएफ आपका बिल्कुल जीरो होगा, लिहाजा मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जीरो जब हो जाएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये है वी माइनस एप्सिलॉन ओवर आर। जब एप्सिलॉन की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। जब ये नंबर छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको आई भी छोटा मिलेगा। लेकिन जब ये एप्सिलॉन आपका जीरो हो जाएगा तो फिर आई इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नंबर अब बड़ा हो गया है, उसमें से जो माइनस हो रहा था वो खत्म हो गया है, वी अब एक बड़ी टर्म आपको मिल रही है, तो लिहाजा करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये है कि जब जस्ट मोटर स्टार्ट आप करते हैं उस वक्त बैक ईएमएफ जीरो होती है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मोटर की स्पीड भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रही है। ये तो करंट चेंज हो रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, वो भी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है जो अपने सोर्स को अपोज करेगा। तभी हमने यहाँ पे इसको माइनस किया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो आपकी न्यूमरेटर की टर्म है ये छोटी होना शुरू हो जाएगी और करंट कम फ्लो होना शुरू हो जाएगा और मोटर की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जब आप मोटर के साथ कोई लोड अटैच कर देते हैं,